आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि हरियाणा पुलिस ने आंदोलनकारी किसानों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा हुए किसान बार बार पुलिस को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं और इनमें से बहुत सारे किसान हरियाणा में कानून व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं। और आज पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से पुलिस और किसानों के बीच टकराव हुआ, जिसमें कई आंदोलनकारी किसान घायल हो गए हैं, जबकि बड़ी संख्या में किसानों ने भी पुलिस पर पथराव किया और इसकी वजह से शंभू बॉर्डर पर आज दिन भर तनाव बना रहा। और डल्लेवाल का एक नया बयान, ताजा बयान इस पूरी हिंसा को लेकर आया है अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें उन्होंने इस पूरी हिंसा के लिए हरियाणा पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। वो बयान भी, जो उनका ताजा बयान आया है, अब आप वो सुनिए। जो ये शेलिंग हो रही है, ये हमें थोड़ा हम भी संयम बनाकर रखें, उनको मौका ना दिया जाए ताकि वो हमारे ऊपर किसी तरह का भी हमला कर पाए। कल हमने बड़े जोर से वो बात रखी वहाँ पे कि ये देखिए, ये मोर्टार के साथ किसानों के ऊपर हमला किया जा रहा है। वो जो मोर्टार है वो आम साधारण हथियार नहीं है, वो दरवाजे तोड़ने के लिए यूज किया जाता है। और इतना खतरनाक हथियार अगर हमारे किसानों के ऊपर आकर गिरेगा तो कितना नुकसान करेगा। तो आज उन्होंने एक वीडियो जारी की है, उन्होंने अपने उस गुनाह को उसमें छुपाने का प्रयास किया है। कहीं से वो वीडियो ली है, पता नहीं कहीं से ली है, लेकिन उसको उभार रहे हैं कि ये देखिए इनके लड़के हमें उकसा रहे हैं। मैं इधर से भी सभी हमारे युवाओं को निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा मौका उनके हाथ ना दें जिस तरीके से वो आपका नुकसान कर पाए। ये जो घटनाएं घट रही है ना, वो उधर से हम आकर इधर हमारे लोगों को भड़काने का काम करते हैं और भड़काकर उनको वहाँ ले जाते हैं। और हमारे किसान, हमारे नौजवान, हमारे युवा इतने एक्सपीरियंस वाले नहीं है, बच्चे हैं, छोटे होते हैं, भड़क जाते हैं। कोई अगर भड़काने वाला आ जाए तो उस बात को हमें थोड़ा ध्यान में हमें भी रखना चाहिए कि हम किसी के बहकावे में ना आए। और इस आंदोलन के बीच आज संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर संघ ने ग्रामीण भारत के इलाकों में भी बंद का आह्वान किया था, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में लोगों को भीषण ट्रैफिक जैम से संघर्ष करना पड़ा। और इस दौरान हरियाणा के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, परेशान हुए, जहां किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से बस सेवाएं पूरी तरह से ठप रही। ये तस्वीरें मैं आज आपको दिखा रहा हूं। देखिए, नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम, मेरठ, गाजियाबाद, झज्जर, और सब जगह आपको इसी तरह का ट्रैफिक जैम, आज नहीं बल्कि कई दिनों से ऐसा ही ट्रैफिक जैम देखने को मिल रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं। आम जो जनता है, जिसका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, वो जनता भी अब परेशान होने लगी है इन आंदोलनों से। और पंजाब के मोहाली में दिल्ली से आ रही 2 लड़कियों का प्रदर्शनकारी किसानों से आज एक झगड़ा हो गया, झड़प हो गई, बहस हो गई, क्योंकि ये लड़कियां किसानों के विरोध प्रदर्शन से इतनी नाराज थीं और उनसे पूछ रही थी कि क्या इस देश में सारे अधिकार किसानों के पास हैं और बाकी आम लोगों के कोई अधिकार नहीं है। हालांकि किसानों का आरोप है कि इन दोनों लड़कियों ने उनके साथ आपत्तिजनक भाषा और आपत्तिजनक व्यवहार किया और अपशब्दों का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो 2 लड़कियां हैं, पंजाब से दिल्ली आ रही हैं, इनकी गाड़ी को रोक लिया जाता है आंदोलनकारी जो किसान हैं उनके द्वारा, क्योंकि आज बंद का आह्वान किया गया था। अब ये लड़कियां किसानों से बहस कर रही हैं कि आपने हमारी गाड़ी को क्यों रोका। धक्का नहीं करना, कोई नहीं कर ही जान दो, कुछ और लेने दो। आप गाली कैसे निकाल रहे हैं मैडम? कुछ नहीं करते पुत्र, कुछ नहीं। कोई गलती नहीं, हटा रहे हैं ना। आराम मैडम, आप गाली क्यों निकाल रहे हो? आप हमारे को रोक क्यों रहे हो? मैडम, हम तो पत्रकार हैं, हम नहीं रोक सकते।
आपने मुझे छुआ है गलत तरीके से। नहीं मजबूरी सामने है, 12 बजे टाइम अभी बंद है ना बंद है। आपने इस 12 बजे का क्या करेंगे? आप बताओ मुझे। नहीं काम तो सबको है, जो काम बेचारे लड़ रहे हैं मर रहे हैं उनको काम नहीं है। अब हमारे देश में इस बात को लेकर बहस चल रही है कि क्या विरोध प्रदर्शन का अधिकार असीमित हो सकता है और क्या इस देश में आम लोगों के कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई आंदोलनकारी लोग कहीं सड़क पर बैठकर या कहीं भी बैठकर आंदोलन कर रहे हैं तो क्या उनके आंदोलन करने के अधिकार एक दूसरे आम नागरिक के अधिकारों पर हावी हो जाएंगे? आप खुद एक बार सोचकर देखिए कि इन राज्यों में ये जो लाखों करोड़ों लोग इस आंदोलन की वजह से परेशान हो रहे हैं, क्या उनके अपने कोई नागरिक अधिकार नहीं है? और अगर इनके अधिकार हैं तो क्या इस पर हमारे देश में बहस नहीं होनी चाहिए, बात नहीं होनी चाहिए? हमारे देश में विरोध प्रदर्शन के अधिकारों को असीमित माना जाता है, जबकि यह अधिकार असीमित नहीं है। और यह बात हमारा संविधान तो कहता ही है, बल्कि हमारे देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार असीमित नहीं हो सकता। आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, हम किसानों के खिलाफ नहीं है, हम किसानों का ये जो आंदोलन है इसके भी खिलाफ नहीं है। ये लोकतंत्र है, लोगों को अपनी पूरी बात कहने का अधिकार है, विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, विरोध जताने का अधिकार है। अलग अलग माध्यम से लोग, कोई भी व्यक्ति हो, वो अपना विरोध जता सकता है। इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि किसानों की मांगे सही हैं या गलत, उस पर हमारी ये टिप्पणी नहीं है। हमारी टिप्पणी सिर्फ इस बात पर है कि हमारे देश में पूरे साल कोई ना कोई प्रदर्शन, कोई ना कोई प्रोटेस्ट, कोई ना कोई जुलूस, धरना, प्रदर्शन चलता रहता है और उसकी वजह से हमारे देश के ही लोग परेशान होते हैं। आपने देखा होगा हर महीने कोई ना कोई बंद का आह्वान हो जाता है, जिसमें बाजार बंद हो जाते हैं, बाकी सुविधाओं को बंद करने के लिए कह दिया जाता है, बसें नहीं चलेंगी, ट्रेन नहीं चलेंगी, ट्रेन की जो रेल की पटरी पर लोग बैठ जाते हैं, रेल नहीं चलने देंगे। ऐसे में जिन लोगों को रेल में सफर करना है, बस में सफर करना है, सड़क से सफर करना है, क्या उनके अधिकार समाप्त हो जाते हैं? हमारे देश में यह अधिकार अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के तहत लोगों को मिलता है, विरोध करने का अधिकार, जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 19 में भी किया गया है। लेकिन यहां बड़ी बात यह है कि अगर किसी नागरिक के अधिकारों से किसी दूसरे नागरिक के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं तो उस स्थिति में विरोध प्रदर्शन की अभिव्यक्ति असीमित नहीं हो सकती। यानी यह नहीं हो सकता कि किसान के आंदोलन की वजह से देश के बाकी आम लोगों के मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएं, उनका अपने काम पर जाने का अधिकार समाप्त हो जाए, उनका सड़कों पर निकलने का अधिकार समाप्त हो जाए, उनका इस देश में अपनी स्वेच्छा से कहीं भी जाने आने का अधिकार समाप्त हो जाए, रोजी रोटी कमाने का अधिकार समाप्त हो जाए, परीक्षा देने का अधिकार समाप्त हो जाए, अस्पताल पहुंचने का अधिकार समाप्त हो जाए, अपने दफ्तर पहुंचने का अधिकार समाप्त हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अभी हो यही रहा है और इसका एक कारण यह है कि भारत में टू मच डेमोक्रेसी, यानी जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र है। और इस स्थिति के लिए कहीं ना कहीं हमारी सरकारें भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि यह सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इस देश में किसानों के भी अधिकारों का उल्लंघन ना हो, लेकिन साथ ही आम लोगों के भी अधिकारों का उल्लंघन ना हो। ये जो बैलेंस बनाने का काम है, ये कानून व्यवस्था का काम होता है, सरकार का काम होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 किलोग्राम गेहूं की कीमत 20 रुपए 58 पैसे है, जबकि हमारे देश में 1 किलो गेहूं का MSP 22 रुपए 75 पैसे है। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से ही ज्यादा भारत में गेहूं का MSP तय किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद किसान इस MSP को और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। भारत में गेहूं की जो फसल है उस पर MSP क्या है आप देख सकते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गेहूं का जो दाम है इस समय प्रति किलो वो क्या है वो भी आप देख सकते हैं। दिल्ली में प्रतिदिन औसतन 23 विरोध प्रदर्शन होते हैं। सोचिए, दिल्ली में प्रतिदिन 23 विरोध प्रदर्शन होते हैं औसतन, और वर्ष 2022 के मुकाबले वर्ष 2023 में दिल्ली में 70% ज्यादा आंदोलन हुए थे। वर्ष 2023 में दिल्ली में 2041 धरने हुए, 1627 विरोध प्रदर्शन हुए, 929 जुलूस निकाले गए, 172 रैलियां हुई और 107 बंद और भूख हड़तालें हुई।
इससे आप सोचिए कि दिल्ली के जो लोग हैं, ये तो मैं आपको सिर्फ एक शहर के बारे में बता रहा हूं, और क्योंकि भारत की पूरी राजधानी जो है और राजनीति दिल्ली से चलती है और दिल्ली भारत की राजधानी है, इसलिए दिल्ली में इस प्रोटेस्ट सबसे ज्यादा होते हैं। तो उसका अंदाजा आप सोचिए कि दिल्ली में पूरे साल सिर्फ धरना प्रदर्शन चलता रहता है और यहां रहने वाले लोग कितने सहनशील हैं कि लगातार इस सब के बावजूद अपने काम पर जाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं। सरफराज खान का पूरा परिवार इस समय हमारे साथ है। मोइन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, और सरफराज की जो अम्मी हैं वो भी इस समय हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं आज तक के तमाम दर्शकों की तरफ से। नौशाद साहब, कल आपकी तस्वीर देखी जिसमें आप बड़े इमोशनल हो रहे थे अपने बेटे को देखकर। आपका बेटा, एक ऐसा लग रहा होगा आपको जैसे आपका कोई वर्षों पुराना सपना सच हुआ। वो अनुभव आज आप हमारे दर्शकों के साथ, पूरे देश के साथ शेयर कीजिए। जब आपने अपने बेटे को कल भारतीय क्रिकेट टीम में खेलते हुए देखा, जब वो मैदान में जा रहा था, जब उसे टेस्ट कैप मिल रहा था, क्या भावनाएं थी आपकी? नहीं, देखिए, बचपन से जब से वो क्रिकेट शुरू किया था सरफराज ने, तो यही सपना था कि बस जो मैं नहीं कर पाया अपनी लाइफ में वो ये कर ले, उसके नाम से मुझे जाने। और जब उसने वो कैप पहनी तो ऐसा लगा कि बस वो मैं कैप मैं ही पहन रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके पीछे मेहनत हुई है, बहुत ज़्यादा। पूरा घर लगा हुआ था, एक रूटीन बना हुआ था। ना तो कभी बचपन में गोटी खेला, ना कभी पतंग उड़ाया, ना कहीं कोई ऐसा दोस्तों के साथ घूमना, ना कुछ। सुबह मैं 4 साढ़े 4 बजे उठ जाता था, ये खाना बना के देगी। उसके बाद फिर साथ में हम लोग वीटी जाते थे, प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद फिर शाम को यहाँ पर प्रैक्टिस करते थे घर पे आके। तो ये रूटीन कई सालों से चल रहा था। परफॉर्मेंस कभी हो रहा था, कभी अच्छा लग रहा था, कभी ख़राब लग रहा था। तो बस लगे हुए थे, अपने काम कर रहे थे। और जब वो कैप मिली तो ऐसा लगा कि बस सपना पूरा हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाकी भी बच्चे सपना देख रहे। तो ऐसा लगा कि उन सबका सपना पूरा हुआ जो मैदान में दिन रात अपने घर बार को छोड़कर, घर वालों को छोड़कर, घर की रोटी छोड़कर जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मैदान से जुड़े हुए हैं। मट्टी, ना टॉयलेट है, ना बाथरूम, ना पानी की सुविधा है, ना वहाँ पर आज़ाद मैदान, क्रॉस मैदान में यही फैसिलिटी होती है कि आपको सब कुछ पे करके यूज़ करना पड़ता है। पे एंड यूज़ टॉयलेट वगैरह होती है। उस जगह से यशस्वी जायसवाल, पृथ्वी शॉ, अरमान, उससे पहले सचिन और विनोद कांबली भी निकले। आज आप लोगों की दुआ से सरफराज भी वहाँ पर पहुँचा है। ये 92 इयर्स का जर्नी है क्रिकेट का, टेस्ट का। इसके अंदर टोटल 310 लोगों ने अभी तक ये सफ़र तय किया, टेस्ट खेला है। और वो 311वीं कैप जो सरफराज को मिली, तो एकदम से ऐसा लगा कि अब क्या करें। तो आँख में, क्योंकि बहुत सारी लाइफ में तकलीफ आती है, उस वक्त बच्चे तो रो लेते हैं, लेकिन एज ए पेरेंट, कोच, मैं रो नहीं पाया। तो उस दिन मैंने अपनी भड़ास निकाल ली है। चिट्ठी पढ़कर सुनाता हूं जिसमें उन्होंने कहा है, मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है, वो रायबरेली आकर आप लोगों में मिलकर पूरा होता है। ये नए नाता बहुत पुराना है और अपनी ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला है। आखिर में लेकिन देखिए वो क्या कहती हैं। पहले तो उन्होंने ये माफी मांग ली कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ पाऊंगी वहां से, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है जब गांधी परिवार फिरोज गांधी की बात करे। और आज सोनिया गांधी ने फिरोज गांधी का जिक्र किया है इस चिट्ठी में। वो लिखती हैं, आजादी के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में आपने मेरे ससुर श्री फिरोज गांधी जी को यहां से जिताकर दिल्ली भेजा। उसके बाद मेरी सास श्रीमती इंदिरा गांधी जी को आपने अपना लिया और फिर यह सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता चला गया। तो एक जो नई चीज देखने को मिल रही है वो ये है कि श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने ससुर फिरोज गांधी का यहां पर जिक्र किया है, वरना ऐसा बहुत कम होता है कि गांधी परिवार उनका जिक्र करे। आखिर में वो लिखती हैं, मुझे पता है कि आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। शायद इसमें एक छोटा सा हिंट छिपा हुआ है, और वो ये कि हो सकता है यहां से उनके ही परिवार का कोई और सदस्य चुनाव लड़े। अब हो सकता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा लड़े, ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी लड़े। गांधी परिवार में अब तक सिर्फ इंदिरा गांधी वर्ष 1964 से 1967 तक राज्यसभा की सांसद रही हैं, लेकिन अब इंदिरा गांधी के बाद उनकी बहू सोनिया गांधी भी राज्यसभा से सांसद बन जाएंगी। हालांकि अभी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि गांधी परिवार में लोकसभा का चुनाव सबसे ज्यादा बार शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी ने जीता, लेकिन यह जानकारी सही नहीं है। अब देखिए क्या जानकारी है।
गांधी परिवार में सबसे ज्यादा 8 बार लोकसभा का चुनाव मेनका गांधी ने जीता, जो इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी की पत्नी है। दूसरे नंबर पर सोनिया गांधी ने 7 सीटों से 6 बार लोकसभा का चुनाव जीता। तीसरे नंबर पर इंदिरा गांधी हैं, जिन्होंने 5 बार। चौथे नंबर पर राहुल गांधी ने अब तक 4 बार और उनके पिता राजीव गांधी ने भी 4 बार। और संजय गांधी जो है के बेटे वरुण गांधी ने 3 बार और पंडित नेहरू ने भी 3 बार लोकसभा का चुनाव जीता था। और यहां एक और बात यह है कि संजय गांधी के बेटे वरुण गांधी तो अपने नाम में अपने दादा फिरोज गांधी के नाम का भी इस्तेमाल करते हैं। असल में वो अपना नाम भी फिरोज वरुण गांधी लिखते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अपने दादा से उनका सिर्फ सरनेम लिया है जो गांधी है, और वो अपने नाम के आगे फिरोज नहीं लिखते। यानी वरुण तो लिखते हैं फिरोज, लेकिन राहुल फिरोज नहीं लिखते हैं।